वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स में। और फ्रेंड्स, हमने राइट्स के ऊपर 3 लेक्चर्स पहले ही कवर कर लिए हैं और ये हमारा 4th लेक्चर होगा। और इससे पहले मैंने आपको लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस का कॉन्सेप्ट कवर करा दिया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप्स के साथ। ओके। और देखिए, मैंने 360 वेम्पेक्स पर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने शुरू कर दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आप वहां पर जाकर अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो एग्जाम आने तक हम लोग बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ होंगे। और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब किसी तरह का जो प्रेशर हमारे माइंड पर आता है, तो उससे हमें थोड़ा मुक्ति मिल जाएगा। ओके। तो डेली क्लास होती है 9 बजे PYQs को लेकर, तो उसको जरूर जरूर फॉलो कीजिए। ओके। 10 क्वेश्चन ही करवाती हूँ, अब धीरे धीरे उसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज। देखिए, राइट्स के हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो क्या है राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, एंड इसमें कौन कौन से थिंकर्स आए। ठीक, ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कल कवर किया है। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अधिकारों की 3 पीढ़ियां क्या हैं, और अफ्रीका में किस तरीके से राइट का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, एशिया में राइट्स को किस तरह से देखा जा रहा है और क्या समझा जाता है एशिया में राइट्स को। ठीक, तो इसमें देखिए, बेसिकली कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो राइट्स हैं, राइट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली ह्यूमन राइट का, तो क्या ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, या फिर राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक कंट्री के लिए अलग होगा और दूसरी कंट्री के लिए अलग होना चाहिए। तो इसी पे कल हमने डिबेट की थी ना, इस पे बात भी करी थी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सेंटर पॉइंट में रखते हुए आज हम लोग एशियाई वैल्यूज को पढ़ेंगे कि एशियाई पीपल किस तरीके से राइट्स को देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महातिर मोहम्मद, ठीक, इन्होंने कहा कि एशियाई मूल्य पाश्चात्य मूल्यों से अलग है। यानी जो एशिया एशिया की कंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज अलग है। ठीक, वहां के ट्रेडिशंस अलग हैं, कल्चर अलग है। अगर हम इनका वेस्टर्न कंट्रीज से तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं तो ठीक, तो इसके रूट एंड कोज को समझने की जरूरत है कि जो एशियाई पीपल्स है, एशियाई वैल्यूज है, वो वेस्टर्न सोसाइटी से क्यों अलग है। और जब वेस्टर्न सोसाइटी से कल्चर और ट्रेडिशन अलग होंगे, तो ह्यूमन बिलीव भी, फेथ भी अलग होगा, डिफरेंट होगा ना। तो इस डिफरेंशिएशन के वजह से जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है वो भी डिफरेंट होगा। ओके, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बोला गया है। तो महातिर मोहम्मद कह रहे हैं कि एशियाई मूल्य पाश्चात्य मूल्यों से अलग है। ठीक, तो हम एशियाई मूल्य, एशियाई बिलीव को क्या है, क्या समझते हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो, अगर हम एशियाई पीपल्स की बात करें, एशियन पीपल्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या चीज देखी जाती है। तो यहाँ पर ना, हम अपने इंडिया को ही ले लेते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में किस चीज को प्राथमिकता दी जाती है। तो दी जाती है सम्मान को और परिवार को। ठीक, अगर हम इसका कंपैरिजन करें वेस्टर्न कंट्री से, तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, फैमिलीज जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, और फैमिली की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है वेस्टर्न सोसाइटी में, एज कंपेयर टू एशियाई पीपल्स, एशियाई फैमिलीज। ठीक, तो यहाँ रिस्पेक्ट एंड फैमिली, ठीक, सामाजिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज,
वेस्टर्न कंट्री से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, उसको यूनिवर्सली सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू महातिर मोहम्मद। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कहते हैं कि जो एशियाई वैल्यूज हैं वो कंफ्लिक्ट के बजाय सहमति पर ज्यादा बिलीव करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एशियाई पीपल्स क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इन सोसाइटीज में वैल्यूज होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने मामलों को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, इसे कह लो या तो एडजस्ट करके वो लोग अपने आप को शांति की स्थिति में रखते हैं, पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर इनमें एक सहमति की भावना होती है। ठीक, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए हमारे कल्चर में क्या है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसको हम मानते हैं, उनकी बातों से हम अक्सर सहमत रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, क्योंकि इन बड़े बुजुर्गों ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमें कोई भी सलाह दी है। ठीक, तो हम लोगों में ना सहमति की भावना बहुत ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने कल बात की थी बहुसंस्कृतिवादियों की, मल्टीकल्चरलिस्ट की। तो मल्टीकल्चरलिस्ट जो थिंकर हैं वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी क्लास के राइट्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटी क्लास है उनके राइट्स को स्टेट को क्या करना चाहिए, अलग से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक, और अल्पसंख्यकों के अधिकार को ना हम मेजॉरिटी क्लास के साथ मिलाकर नहीं देख सकते, क्योंकि जो माइनॉरिटी क्लास है इनका कल्चर अलग है भाई। ठीक, इनके ट्रेडिशंस अलग है। लेकिन जो यहाँ पे मेजॉरिटी क्लास है तो मेजॉरिटी क्लास में ज्यादा नंबर है और उस नंबर में जो ट्रेडिशंस है वो सेम है। ठीक, और उनके कल्चर भी सेम है। और कंट्री में क्या होता है, किसी भी कंट्री में क्या होता है, जो मेजॉरिटी क्लास होती है उसके ही अधिकारों की बात की जाती है, उसके कल्चरल राइट ट्रेडिशंस की बात की जाती है और उसी बेस पर वहां के नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर हैं ये कहते हैं कि भाई आजकल की सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो माइनॉरिटी क्लास है उसके राइट्स की आप लोग अनदेखी कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए और माइनॉरिटी भी ह्यूमन है। ठीक, जो माइनॉरिटी क्लास के पीपल्स है वो भी तो ह्यूमन है, वो भी राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट, ये सभी चीजें डिजर्व करते हैं। ठीक, तो स्टेट को इस माइनॉरिटी क्लास के लिए भी काम करना चाहिए और स्टेट तभी इन माइनॉरिटी क्लास के लिए काम कर सकता है जब उनको स्पेशल फैसिलिटीज दे। ठीक, और इसी बेस पे जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो कहते हैं कि विभेदीकृत नागरिकता होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो मेजॉरिटी है और जो माइनॉरिटी है उनको हम इक्वल सिटीजनशिप में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इक्वल सिटीजनशिप में आप रखोगे तो जो माइनॉरिटी क्लास है वो फिर से पीछे हो जाए। ओके, तो ये इनका मेन मुद्दा है मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर का। अब देखिए इससे क्या कह रहे हैं कि पूरे विश्व में अधिकारों का एक व्यवहारिक रूप लागू नहीं हो सकता। ठीक है कि राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, हालांकि यूएनएचआरसी ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया है। ठीक, फिर भी उसी आधार पर उन्हीं चीजों को देखते हुए ये डिबेट भी शुरू हुई है कि क्या जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो मल्टीकल्चरलिस्ट मना करते हैं कि ये यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए जो यूनिवर्सल यूएनएचआरडी ने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया
तो मलेशिया के प्रधानमंत्री, अभी हमने पढ़ा था महातिर मोहम्मद के बारे में, तो उन्होंने क्या आलोचना की और किस आधार पर उसका क्रिटिक किया है। ठीक, सो फर्स्ट है, ये वही कह रहे हैं कि एशियाई मूल्यों की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासनों को वैधता प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। ओके, तो क्या किया जाता है, गैर लोकतांत्रिक शासनों को भी वैधता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के लिए उपयुक्त होती है। क्यों उपयुक्त होती है? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। ठीक, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है। लेकिन क्या होता है, जो एशियाई मूल्य हैं, जो एशियाई वैल्यूज है, उसकी आड़ में यानी हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय ट्रेडिशन के आधार पर हम कई चीजें मानने से इनकार कर देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई आप किसी राइट की अगर बात कर रहे हो तो ये राइट्स तो मेरे कल्चर के लिए हानिकारक है, तो मैं ये नहीं मानूंगा। ठीक, तो इस तरह से जो नॉन डेमोक्रेटिक कारक है उन सभी चीजों को भी एशियाई समाज में थोपने की कोशिश की जाती है। ठीक, अब वही कह रहे हैं कि एशियाई समाज, एशियाई सोसाइटी पश्चिमी समाजों से अलग है और मानव अधिकारों को लागू करते समय इन डिफरेंसेस को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक, इसलिए जब भी ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आएगा या कोई कानून या नियम आएगा तो हमें स्पेशली एशियाई पीपल्स को या अफ्रीकी देश में जो भी वैल्यूज और ट्रेडिशन एंड कल्चर है उन सभी चीजों को भी साथ में लेकर सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो राइट्स हम यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या फिर उसकी घोषणा करने जा रहे हैं, तो क्या इक्वली वहां पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इन सभी चीजों को भी सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों का किस तरीके से उल्लंघन हुआ है। तो देखिए, जब से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया है ना और ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, ठीक, तो ये कंट्रीज अपनी थोड़ी सी मनमानी करने लगे हैं और उसका एक जीता जाता उदाहरण है सद्दाम हुसैन पर लगाया गया आरोप। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो दूसरे कंट्रीज को जिससे उसे कोई लेना देना नहीं है उसमें इंटरफेयर कर देता है। और इंटरफेयर किस आधार पर करता है, वो कहता है कि भाई इस कंट्री में ना मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, तो मैं तो इंटरफेयर करूंगा, क्योंकि ह्यूमन राइट तो यूनिवर्सली है ना। एक ह्यूमन को इसलिए मिला है क्योंकि वो एक ह्यूमन है। ठीक, ह्यूमन होने की वजह से उसको ह्यूमन राइट्स दिया गया है और उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कंट्री कर रहा है तो मेरा हक बनता है कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं। तो इसी तरीके से अमेरिका ने भी किया था। ठीक, अब देखिए ह्यूमन राइट्स का एक बार और, जब अमेरिका में 2001 में 2001 में आतंकी हमला हुआ था, तब भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ह्यूमन राइट्स को। ठीक, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में अमेरिकन पीपल्स मारे गए थे। अब देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका के अनुसार लीबिया और ईरान जैसे राष्ट्र आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिका है इन कंट्रीज में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और कहता है भाई यहाँ पर तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ठीक, और ये जो आतंकवाद है, ये जो टेररिज्म है, वो हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा पैदा कर रहा है।
तो इसको जितनी जल्दी चाहे उसको कंट्रोल में करो। अब देखिए अमेरिका और पाकिस्तान का भी कुछ रिलेशंस ऐसे ही है। तो देखिए अब क्या है, जो मानव अधिकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1948 में। इसकी तो यूएनएचआरडी ने घोषणा कर दी थी। अब देखिए इसकी जो रूट है ना, इसका रूट ये लॉक के विचारों में, जॉन लॉक के विचारों में मिलता है। और ये कब तक विकसित होता है? लास्की तक। तो जॉन लॉक के इन अधिकारों की बात करते हैं: जीवन, स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन सभी 3 अधिकारों की, 3 राइट्स की जॉन लॉक बात करते हैं। और यहीं से एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का सफर शुरू होता है। ठीक। और लास्की भी ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और ये किन चीजों की बात करते हैं भाई? तो ये सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई कि अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सेकेंड कोल्ड वॉर के बाद ही जो इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की बात की जाने लगी और इसके प्रोटेक्शन की बात की जाने लगी। क्योंकि जो वॉर्स हो रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद छोटे छोटे देशों में कई तरह के डोमेस्टिक जो वॉर्स हुए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीज को इकोनॉमिक बेस पर नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन कई लोगों की जानें चली जाती है, अनगिनत लोगों की जान चली जाती है। ठीक। तो ये सीधा सीधा क्या है? मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, यह भी मैंने बताया कि जो यूएनएचआरडी है उसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 में हो गई थी, जिसने मानव अधिकारों पर बल दिया। ठीक। और ये एक है नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय समझौता, जो कि 1966 में हुआ। और इसका आर्टिकल 27 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई व अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आचरण और इसके प्रयोग की आजादी है। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 27, ये डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि भाई वो किसी भी जाति से संबंधित हो, चाहे ह्यूमन किसी भी धर्म या भाषा को मानता हो, और जो अल्पसंख्यक है, इन सभी के अपने कल्चर, ट्रेडिशन एंड बिलीफ को मानने की पूरी फ्रीडम है। ओके। नेक्स्ट, 1992 में यूएन ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा की और उसके अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रीय या निर्जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को, ये भी 3 चीजों की बात कर रहे ना, राष्ट्रीय, निर्जातीय या धार्मिक अल्प समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने, धर्म को मानने और आचरण करने, निजी और सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। ठीक। तो 1992 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात की गई और यूएन का अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा पत्र अनुच्छेद 2 इसको डिक्लेयर करता है। ओके। देखिए, और अल्पसंख्यकों की बात जो है वो बहुसंस्कृतिवादियों ने भी करी है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अब देखिए
जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वही सार्वभौमिकता के बजाय विभेद की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप लोग ना यूनिवर्सल लेवल पर क्या करते हैं, सभी के इक्वल बिहेव की बात करते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी क्लास है, उसके साथ इक्वल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले। तो इसलिए आप लोगों को डिफरेंट पीपल्स के साथ डिफरेंट बिहेव करने की जरूरत है। ठीक, अब देखिए विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवादियों की क्या क्या मान्यताएं स्वीकार करी हैं। तो विल किमलिका और भीखू पारिक दो ऐसे थिंकर हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर, जो मल्टी कल्चरलिस्ट थिंकर हैं। और जब हम मल्टी कल्चरलिस्ट की बात करते हैं तो विल किमलिका के थॉट और उनकी बातों को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। सो देखिए यहाँ पर वो चार तरह की मान्यताओं की, चार तरह की बिलीफ की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए और जब उनको विशेष स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे तभी उन अल्पसंख्यकों, उन माइनॉरिटी क्लास को उनके असली अधिकार मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो राइट्स है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं, यानी एक इंडिविजुअल को नहीं, बल्कि एक ग्रुप में होते हैं। यानी जो राइट है वो कभी भी इंडिविजुअल के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, एक ग्रुप के आधार पर देखा जाना चाहिए कि एक ग्रुप को किस हद तक राइट्स दिए गए हैं। ठीक, तीसरी वो बात करता है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो मेजॉरिटी क्लास है उसके कल्चरल राइट्स की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करते करते ना, जो माइनॉरिटी क्लास है उसके कल्चर को हम भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो लिबरलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अधिकारों की संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, ये इट्स वेरी क्लियर कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें क्या होता है, जो जितनी संख्या में रहेगा उसका उतना अधिकार रहता है। और मान लो, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे मेजॉरिटी क्लास है और यहाँ पे जो माइनॉरिटी क्लास है, तो ये जो मेजॉरिटी क्लास किसी भी अधिकार, न्याय, इक्वालिटी की बात करेगा तो अपने आसपास की वैल्यूज, कंडीशंस को ही देखकर बात करेगा, इधर नहीं देखने की कोशिश करेगा। ठीक, तो वो वही कह रहा है कि ये जो अधिकारों की संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समाज के जो मेजॉरिटी क्लास है उसके आधारों पर रखी जाती है। अब आ रही है भीखू पारिक की बारी। और भीखू पारिक क्या कहते हैं भाई, कि हर एक कम्युनिटी की अपनी एक अलग पहचान होती है और उस पहचान को बनाने के लिए अलग अधिकारों की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हर एक कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स देने चाहिए और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक, और नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, जो अभी हमने विल किमलिका में पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, बहुमत ही सारे निर्णय लेता है और ये बहुमत माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचता। ठीक, अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो समकालीन समाज है अत्यधिक विविधतापूर्ण है, बहुत डिफरेंशिएशन है इसमें, हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर डिफरेंशिएशन देखा जाता है। तो क्या करना है, इन सभी डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है जब किसी राइट या किसी अधिकार की मांग होती है। ओके, ये नहीं कि आप सिर्फ मेजॉरिटी देख ले कि मेजॉरिटी क्या चाहती है और उसी आधार पर आप उस अधिकार की घोषणा कर दे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए जो कम्युनिटेरिज्म थिंकर है वो ह्यूमन राइट्स के लिए क्या सोचते हैं और क्या थिंकिंग है इसके लिए, और देखिए इसके रूट एंड कोज क्या है और इसके थिंकर्स कौन कौन है वो देख लेते हैं एक बार।
तो सबसे पहले आते हैं भाई माइकल सैंडल, और माइकल सैंडल की बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और ये क्या बोलते हैं इसमें, ये भी यूनिवर्सल राइट्स की जो मान्यता है उसको खंडित कर देते हैं। कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई यूनिवर्सल राइट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्योंकि जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी तो उसमें जो न्याय का सिद्धांत था वो एकदम यूनिवर्सल बताया था कि जो न्याय की मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू रॉल्स वो सभी जगह पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो माइकल सैंडल है ये तो मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राइट है वो हर एक लेवल पर या हर एक समाज में या हर एक राष्ट्र में अलग अलग है। क्योंकि क्या है स्पेशल, इसकी जड़ क्या है भाई, तो इसकी जड़ ये है कि हर एक देश, हर एक ह्यूमन बीइंग या हर एक ग्रुप, इन सभी की कंडीशंस अलग अलग है। तो जब भी किसी भी अधिकार की, न्याय की, फ्रीडम की बात करते हैं तो हमें इन सभी डिफरेंसेस को देखने की जरूरत है। जब हम इन डिफरेंसेस को देखेंगे तभी तो समझेंगे ना, और तभी तो जानेंगे कि इक्वालिटी क्या, हम जिस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो समाज के हर एक ग्रुप के साथ सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, जैसा हमने सोचा वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि जो उदारवादी अधिकारों की संकल्पना है वो अनैतिहासिक है। ठीक, इसका कोई इतिहास नहीं है और अमूर्त है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, क्योंकि जो अगर वैल्यू होती तो वो सभी ग्रुप, सभी नेशन या हर एक लेवल के कंडीशंस को, उनकी समस्याओं को और उनका जो अधिकार है उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर तब कोई भी नियम कानून बनाने की बात करते। ठीक, नेक्स्ट है माइकल वल्जार। और माइकल वल्जार क्या कहते हैं कि जो अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी उसमें कुछ कमी है। ठीक, और अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, क्योंकि हर एक समाज, हर एक समय में उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है वो अलग अलग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें क्या है, तो देखिए पहली जो पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में किसकी मांग होती है ये देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकलता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट, जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो सबसे पहले पॉलिटिकल राइट की बात की जाती है। ठीक, सबसे पहले जो सोसाइटी में थिंकर्स ने या फिर जो हमारे लीडर्स रहे उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की मांग करी। ठीक, और इसमें किन चीजों की, जीवन के कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और मतदान देने का अधिकार, इन सभी चीजों की बात की जाती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। जब सेकंड जनरेशन आती है राइट्स की तो उसमें बात की जाती है इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक, और यहाँ पर पहले ही जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमने पॉलिटिकल राइट्स पा लिए। ठीक, सेकंड में आ गया हमारा और जुड़ गया इकोनॉमिकल राइट, फिर सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। तो 4 जो राइट्स है वो और जुड़ जाते हैं सेकंड जनरेशन में। और फिर जब थर्ड जनरेशन आती है तो थर्ड जनरेशन जो कि अभी तक चली आ रही है, इसमें क्या होता है कि नागरिक और सामाजिक अधिकारों से एकदम अलग अब इन्वायरमेंटल राइट्स की बात की जाती है।
ठीक, क्या कहा जाता है कि भाई ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक प्योर इन्वायरमेंट की जरूरत है। तो ग्लोबल लेवल पर जो इन्वायरमेंट है उसको इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप उसको सुरक्षित कीजिए, उस इन्वायरमेंट को बचाइए, तभी एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। ओके, और आगे वो बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की और सांस्कृतिक विरासत की, कि सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, उसका कोई देश हो चाहे ना हो, बट उसको ये सुनिश्चित करो कि उसको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, क्योंकि वो आखिरकार एक ह्यूमन है और उसका भी अधिकार है कि उसको फ्रीडम मिले, जस्टिस मिले, इक्वल ट्रीट हो और उसको एक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। ओके, अब यहाँ पर भाई बात आ जाती है नारीवादियों की। तो अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्टों के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि राइट्स की अगर बात कर रहे हो ना, तो जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो कह रहे हैं कि जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी आज तक जिंदा है ना, उसकी वजह से जो महिलाएं हैं समाज की, जो वुमेन्स हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स अभी तक नहीं ले पाई हैं। उनके लिए एक तरीके से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं मिले हैं, उनके लिए पूरा वेस्ट है जब तक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो जब तक इकोनॉमिक राइट्स या फिर इक्वल ट्रीट करने का राइट उनको इन प्रैक्टिकल नहीं मिल जाता है, तब तक उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेकार। ठीक, तो यहाँ पे मैरियम यंग कहती है कि सार्वभौमिक नागरिकों की जो संकल्पना है वो बेकार है, और उसका उन्होंने डायरेक्ट खंडन किया है और कहा है कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए आपको डिफरेंट लॉज बनाने होंगे। जो स्टेट है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, और ये कह रही है कि सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक, देखिए जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जो मेल और फीमेल है उसको इक्वल कर दो, ठीक, या फिर जो वुमेन है उसको पुरुषों से ज्यादा मानो, वो ऐसा नहीं कहती हैं। वो बस ये चाहती हैं कि जो वुमेन वैल्यूज हैं, जो महिला के मूल्य हैं, जो उसको जरूरत है, उन सभी चीजों को मान्यता प्रदान की जाए, उस चीज के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ठीक, तो वुमेन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करवाना फेमिनिस्ट का एक तरीके से एम है। ठीक, तो जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो लिबरलिस्ट थिंकर के सार्वभौमिक मान्यता का खंडन कर देती हैं, और वो वही कहती हैं जो अभी हमने बात की कि भाई पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेकार हैं जब तक महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, और इक्वल ट्रीट किया जाएगा ये समाज में सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता। ओके, तो नेक्स्ट वो बात करती है कि महिलाओं के सामने क्या क्या समस्याएं हैं कंटेम्प्रेरी वर्ड में। ओके, तो है पहला, बच्चों का पालन पोषण करने के कारण उनका सार्वजनिक जीवन में मुश्किल से निकलना हो पाता है। ठीक, आज अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में क्या है, आप अगर शहर में रहते हैं तो वहां देखें कि हाँ भाई जो वुमेन्स हैं वो काम करने जा रही है। ठीक, तो आपके माइंड में एक थॉट बन जाता है कि ये महिलाएं, जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो क्या कहते हैं कि महिलाओं को भी काम करने का अधिकार है, प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करने का अधिकार है, तो ये कर तो रही है, फिर क्यों इस चीज की बात करते हैं। लेकिन जब आप पूरे
सोसाइटी के हर एक लेवल पर देखेंगे ना, तो जो सिटी है उसमें जो महिलाएं काम कर रही हैं वो सिर्फ एक कुछ परसेंट है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जो वुमेन्स हैं वो प्राइवेट लाइफ में, प्राइवेट सेक्टर में जा तो रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो वुमेन है वो घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, और इन केस अगर ज्वाइन भी कर लेती हैं तो उनके जो वेजेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक, तो अगर महिलाओं को, स्त्रियों की समस्या को समझना है तो आप लोगों को हर एक लेवल पर उसकी जड़ में जाकर समझना होगा। ठीक, दूसरा है कि पुरुष व महिलाएं दोनों कार्यरत होते हैं, लेकिन कार्यरत होते हुए अगर ह्यूमन जो पुरुष है, जो मेल और फीमेल, अगर घर में दोनों ही काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो घर में वापस आने के बाद शाम को जो घरेलू दायित्व हैं, जो घर के काम हैं, वो स्त्री को ही संभालना पड़ता है। ठीक, स्त्री ही करती है या फिर वो अपने घर मेड रखते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी में चला आ रहा है। थर्ड है कि महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्यों का आंकलन नहीं किया जाता। ठीक, जो वुमेन्स घर में काम करती हैं तो उनको हाउस वाइफ कह दिया जाता है, और एज अ हाउस वाइफ उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो महिलाओं को क्या करना है? इन सभी चीजों से छुटकारा चाहिए, और अगर वो कोई काम कर रही हैं, अपना नैतिक दायित्व तो निभा रही है, तो उसको वैल्यू देना चाहिए इन सोसाइटी। ठीक, अब है सुजान मुलर ओकिन, और ओकिन ने फेमस बुक लिखी जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। और जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली में उन्होंने लैंगिक संबंधों में किस तरीके से समाज की पूरी संरचना बेस करती है उसकी बात कही। और उन्होंने कहा भाई कि जो समाज है उसमें महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, और किस तरह से, क्योंकि जो महिलाएं हैं समाज में नाम उनका नहीं है। ठीक, क्योंकि क्या कहा जाता है? फलाने की बेटी, या इनकी बेटी, इनकी पत्नी, या फिर इनकी बहन। तो इस तरह से करके उनको संबोधित किया जाता है, उनका जो नाम या टाइटल है ना वो नहीं लिया जाता। तो नाम ना होने की समस्या जो है वो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए सबसे ज्यादा घातक हो चुकी है। ठीक, तो इन्होंने अपनी स्टडी में यही पाया कि जो महिलाएं हैं वो एकदम समाज में शोषित हैं, और पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से महिलाओं का कल्याण संभव नहीं है। ठीक, आप देखिए, जो मेजॉरिटी है पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी लेवल पर, वो मेल सोसाइटी का, मेल डोमिनेटेड है, और जब मेल डोमिनेटेड क्लास किसी भी कानून या राइट्स की बात करेगा तो वो सिर्फ मेजॉरिटी ही देखेगा। यहाँ पर फीमेल तो है ही नहीं ना। जब फीमेल नहीं होगी तो उनके प्रॉब्लम्स की बात कौन करेगा? ठीक, ये मेजॉरिटी तो नहीं देख रही है उनकी प्रॉब्लम्स। अब जब फीमेल भी वहां नहीं है तो उनकी समस्या भाई कौन देखे? और जब समस्या नहीं दिखेगी तो उनके राइट्स की बात कौन करेगा? ठीक, तो इसलिए सुजान मुलर ओकिन कहती हैं कि पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से महिलाओं के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर वो कहती हैं महिलाओं को ना कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए जो कि उसको हर एक समाज में मिलना चाहिए। तो कौन कौन से स्पेशल राइट्स की बात करती है? वो कहती हैं विवाह का अधिकार, यानी एक फीमेल को ये पूरा राइट होना चाहिए उसे विवाह करना है या नहीं करना है, या फिर किस एज में उसको करना है। ठीक, दूसरा गर्भपात का अधिकार, अबॉर्शन का राइट होना चाहिए एक फीमेल को। ठीक, हालांकि कई जगह पर ये राइट दे दिया गया है और कई जगह पर ये राइट नहीं दिया गया है। तो ये गर्भपात के अधिकारों की बात करती है।
दूसरा, यौन उत्पीड़न से मुक्ति, ठीक, उनको फिजिकल हैरेसमेंट से मुक्ति का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से मुक्ति, तो डोमेस्टिक वायलेंस से अधिकार है कि वो बचे, ठीक। तो इंडिया में 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस से मुक्ति का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट है समाज में महिलाओं के विशिष्ट मूल्य को मान्यता प्रदान करना होगा, और जब ये राइट्स महिलाओं को मिल जाएंगे तब थोड़ा महिलाएं जो है समाज में ये कहा जाएगा कि हाँ भाई उनको भी कुछ अधिकार मिले हैं, और समाज में इक्वल ट्रीट किया जा रहा है मेल एंड फीमेल को। तो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इश्यूज पर पुरुष जो समाज है या जो पुरुष दृष्टिकोण है, उनको या तो इन अधिकारों को देना चाहिए, सोचना चाहिए, या महिलाओं को खुद आगे आकर अपनी समस्याओं पर बात करना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास बस इतनी ही, और जो राइट्स का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने 4 लेक्चर्स किए हैं। कितने? राइट्स के ऊपर हमने 4 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो जो भी इसको पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो फटाफट ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले के 3 लेक्चर्स को जरूर देख लें, ठीक। और ये लेक्चर तभी समझ आएगा आप लोगों को जब आप लोग पूरा पहले का क्लास ले लें, क्योंकि इसमें क्या किया है, कुछ अलग हमने बात की है चीजों की, और जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देन आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ आएगी। ओके, कल मैं आप लोगों के लिए राइट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर MCQ सेशन लेकर आऊंगी, और उसमें एक तरीके से आपका टेस्ट होगा। तो कल मिलते हैं, और आज के लिए थैंक यू, और चलिए बाय बाय।